जरूरी था। हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए पीवाईक्यू सीरीज। और यही पीवाईक्यू सीरीज में हम लोगों ने लेक्चर 8 कंप्लीट कर लिया है और आज बारी है लेक्चर 9 को पढ़ने की। और इसी के साथ मैं आप सभी को जो बतलाना चाहूंगा कि जो 4/1/2021 को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था, तो शिफ्ट 1 का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिया है। अभी तक यदि आप लोगों ने लेक्चर 8 तक की क्लासों को, इन सभी पीवाईक्यू क्लासों को नहीं पढ़ा है, तो हम लोगों ने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। और आज बारी होगी 4/1 का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था सीबीटी 1 का, उसको पढ़ने की। और इसी के साथ यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चाहते हैं आपके साथ सभी का भला हो जाए, तो इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। चलिएगा, मैं बढ़ूंगा आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। और आज की क्लास का पहला प्रश्न हम लोग प्रयास करेंगे, ज्यादा डिप्थ में हम लोग आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, टिक लगाने का ही काम हम लोग आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में मुझे लगता है ज्यादा ही डिप्थ में हो गया था, क्लास बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, पहला सवाल है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा होता है? वसा आप लोगों का वसा संचायक जो आप लोगों का ऊतक कौन सा होता है, ये सवाल आप लोगों से सवाल पूछा है। चार ऑप्शन आप सभी को जो देखने को मिलेंगे, वेस्कुलर ऊतक, टिश्यू, या एपिडोस, या आपका एरोलर, या आपका एपिथिलियस टिश्यू। कौन सा आप लोगों का सवाल का राइट आंसर रहेगा? तो आप सभी जानेंगे कि आप सभी का उपास्थि जो रहेगा, वो सभी जो प्रकार के ऊतक या आपके एपिडोस ऊतक का एग्जाम्पल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मैं मान के चलता हूं कि आप सभी ने भी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर दिया होगा, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में हम लोगों को यहाँ पर देख रखा है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। भाई मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नहीं लिए हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार पहले सवाल भी सिंपल है, सेकंड सवाल भी दिया गया बेहद सिंपल है, तो ये परीक्षा में पूछा गया था, आप लोगों का पूरा पेपर था। मैंने बोला है कि मैं पीवाईक्यू के जितने भी पेपरों का पेपर सोल्यूशन लाने वाला हूँ, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कुछ सवाल तो हमें सिंपल भी देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये यूनिसेफ का मुख्यालय हमें देखने को मिला था, तो हेडक्वार्टर तो सबको याद है ना कि भाई यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, फिर आपका आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो हेडक्वार्टर तो सबको पता है, लेकिन उसी में इतना छोटा सा प्रश्न, वो बेहद सरल प्रश्न पूछ लेगा जो हम लोगों से नहीं, वहां पर नहीं बनेगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि एक पैटर्न हम लोगों को रेलवे का पीवाईक्यू पेपर जो सेट 1 का मैंने आप लोगों को कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन दिया था, उस वाले सेट में मैंने आप सभी को कहा था कि बच्चों समझ जाओ कि पीवाईक्यू क्वेश्चन क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि जो पहले एक संस्थान आप लोगों से विश्व लेवल का पूछा था, कंटिन्यूसली आज नोवा सेट चल रहा है, नोवा पेपर आप लोगों को चल रहा है कंटिन्यूसली, एक पीवाईक्यू में पेपरों में एक संस्थान तो वो दे रहा है, चाहे उसकी स्थापना जो पूछ रहा है या उसका मुख्यालय कहां पर है ये आप सभी से पूछ रहा। तो मैं आप लोगों को फिर से ये बोलना चाहूंगा कि भाई पीवाईक्यू पे फोकस करो। और ये यूनिसेफ है, हम लोगों से क्या पूछ सकता है? देखो, पहले तो बेसिक बात उसने पूछा है कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर, तो हम लोग बता देंगे कि हमें न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बात करेंगे यूनिसेफ के बारे में, तो जो यूनिसेफ है, इसी यूनिसेफ का जो अभी हम लोगों ने हेडक्वार्टर बताया, जो कि हम लोगों को न्यूयॉर्क में कहां पर देखने को मिला, जो कि हम लोगों को न्यूयॉर्क में यहां पर देखने को मिलता है। आपसे पूछेगा टोटल देश कितने शामिल है इसके अंदर, तो 191 191 देशों का समूह हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुआ, स्थापना के बारे में पूछेगा तो 1960 जो सॉरी 1944 में, 1940 सॉरी, हम माफी चाहेंगे आप सभी से, बेहद सरल इसकी स्थापना है, 1946 में इसकी स्थापना हुआ था। और 1965 को ही इसे नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था?
इसे नोबेल पुरस्कार भी इसको यहाँ पर मिला था। तो ये भी याद होना चाहिएगा आप सभी को किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क हमें जो देखने को मिलेगा। कितने मेंबर है इसके अंदर, तो 119 मेंबर है। स्थापना कब देखने को मिली, तो 1946 को इसकी स्थापना हुई। और इसको नोबेल पुरस्कार का जो कब मिला था, तो 1965 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिएगा सवाल नंबर 3 पर चलेंगे। और थर्ड हमें जो यहाँ पर दे के रखा है, बेहद प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, 1985 में मोहम्मद जैंगलो याप का ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में याप के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। यानी इसकी स्थापना कब देखने को मिली, हमें देखने को मिलेगा कि 1875 में इस कॉलेज की यहाँ पर स्थापना किया गया था। और जब इस कॉलेज की स्थापना किया गया था तो किसके माध्यम से यहाँ पर इसकी स्थापना किया गया था, हम लोगों से मॉडर्न में ये सवाल पूछा है। मौलाना अबुल जो कलाम आजाद, मोहम्मद जली जिन्ना, सैयद अहमद खां या जाकिर हुसैन, किसके माध्यम से स्थापना किया गया था 1875 में। आप सभी को ऑप्शन दे के रखे हैं और मैं मान के चलता हूं कि आप सभी ने इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर दिया होगा। जो राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा सर याके अहमद खां साहब हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर देखने को मिला था, जो इस शिफ्ट को आया था। यदि आप सभी से पूछ लेगा कि मुस्लिम समाज का जो अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो आप सभी, मैं हर चीज अब आपको लिखूंगा नहीं, कुछ चीजें आपको भी लिखना है। तो आपसे पूछेगा कि मुस्लिम समाज का जो अग्रदूत किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो सर सैयद खां को मुस्लिम समाज का अग्रदूत कहा जाता है। वहीं पर आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि हिंदू धर्म का या हिंदू समाज का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय साहब को यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उस धर्म की जो रूढ़िवादी विचारधाराओं को जो तोड़ने का प्रयास किया था, जो शिक्षा उत्थान का जो प्रयास किया था, समाज में उस समय जो प्रथाएं चल रही थी उनको बंद करने का प्रयास किया था। जैसे हम लोग देखते हैं राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, जो हम लोग देखते हैं 1800 आप सभी के 29 में विद हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता, मतलब लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से उन्होंने क्या किया था, भारत में सती प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त किया था। इसी के कारण हम लोग राजा राम मोहन राय को हिंदू समाज का अग्रदूत कहा जाता है। और वहीं पर मुस्लिम समाज के यदि आप लोगों से अग्रदूत यदि पूछ लेगा, तो सर से आपके अहमद खां साहब को यहाँ पर कहा जाता है। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी को क्या देखने को मिलेगा, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाले पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा के लिए विदुषी थी, किस भाषा में उन्हें महारत हासिल थी, हिंदी के लिए, मराठी, संस्कृत या फिर आपके अंग्रेजी भाषा के लिए किसमें महारत हासिल थी उन्हें, किसके लिए रमाबाई यहाँ पर जानी जाती थी, हिंदी, मराठी, आप सभी जानेंगे। संस्कृत भाषा के लिए, कौन सी भाषा के लिए, संस्कृत भाषा की वो प्रसिद्ध लेखिका और शिक्षिका यहाँ पर हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे ऑप्शन नंबर सी रहेगा। संयुक्त राष्ट्र यानी सुरक्षा परिषद में अस्थायी अध्यक्षों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आप सभी को याद होना चाहिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है अब तो वर्तमान में कुछ भी काम का नहीं, लेकिन मान लेंगे कि 24 अक्टूबर 1945 को इसी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। कब स्थापना हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। कितने परमानेंट मेंबर है इसमें, तो आप समझेंगे कि इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो रहेंगे कितने, 5 परमानेंट मेंबर। चीन हमें या आपके एशिया से देखने को मिलेगा, हमें रूस देखने को मिलेगा, हमें ब्रिटेन यानी यूके देखने को मिलेगा, और यूके के साथ आप सभी को हमें फ्रांस और इसी के साथ यूएसए हमें देखने को मिलेगा। यह हमारे संयुक्त राष्ट्र जो संघ होता है, उसी संयुक्त राष्ट्र संघ में हमें 5 जो परमानेंट मेंबर देखने को मिलेंगे। इन पांचों के पास कहा जाता है, इन पांचों के पास ही प्रमुख रूप से वीटो की पावर शक्तियां हैं, लेकिन हर 2 वर्ष के बाद आपके अस्थायी मेंबर चुने जाते हैं। तो कितने वर्षों का कार्यकाल होता है, तो आप सभी जानेंगे कि 2 वर्षों का कार्यकाल इनका देखने का जो मिलेगा हमें, यानी 2 वर्ष। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा भारत अभी तक कितनी बार अस्थायी मेंबर रह चुका है, तो भारत वर्तमान में 8 बार अस्थायी मेंबर इसी संयुक्त राष्ट्र संघ का भी रह चुका है। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिएगा
क्या भारत के पास कभी ऑफर आया था? बिल्कुल आया था। वो दशक की बात है जो 50 के दशक में उस समय के भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। उनके पास ऑफर आया था लेकिन हम लोगों ने ठुकराया था, हमें स्वीकारता नहीं थी। लेकिन देखो अब उनको गलत बोलना सही बोलना हमें नहीं पता उस समय कंडीशन क्या रही होगी, उस समय की विचारधारा क्या थी। लेकिन वर्तमान समय में हमें यूएसए में संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी मेंबर का जो प्रमुख जो प्रबल दावेदार है पूरे विश्व में, तो वो है मेरा प्यारा भारत। इसका अलावा कुछ नहीं। आप भले इसमें से फ्रांस को हटा दो, कुछ भी काम का नहीं, ब्रिटेन को हटा दो, ताकतवर नहीं है। आप देखो इन्होंने जो उस समय की जो ताकतवर थे उन देशों का समूह हम लोग मान सकते हैं, उन्होंने अपनी परमानेंट सीटें वहां पर स्थापित की थी। लेकिन आज देखो आप यूएसए और चीन के भारत जो विश्व की तीसरी महाशक्ति बना है वो है मेरा प्यारा भारत। तो भारत को स्थायी सदस्य बनना चाहिए और मौका विश्व को देना चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाह रहा हूं कि 2 वर्षों का कार्यकाल हम लोगों को उनका यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। आपसे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी यूएनओ कितने भाग देखने को मिलेंगे, तो हमें 6 भाग देखने को मिलेंगे। कितने स्थायी मेंबर देखने को मिलेंगे? 5। तो अस्थायी मेंबर हर 2 वर्षों के बाद चेंज हो जाते हैं। भारत 8 बार इसका अस्थायी मेंबर रह चुका है। स्थायी मेंबर में हमारा नाम अभी डलने का चल रहा है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। वर्तमान संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 8वीं भाषा में वर्तमान में कितनी? अच्छा, जब भारतीय संविधान कब बना था? तो भारतीय संविधान बना कब था? तो 26 जनवरी 1950 को तो लागू हो गया था। 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने स्वीकारता दी थी भारतीय संविधान को। फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। तो जब मूल संविधान हुआ था उसमें केवल 14 भाषा थी। फिर हम लोगों ने 14 भाषाओं के बाद क्या किया? 14 भाषाओं के बाद हम सभी ने आज वर्तमान में हम लोगों ने ऐड करते थे 22 भाषाएं हमें देखने को मिली। हम लोग देखेंगे हमारे पास में 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, जिसमें हम लोगों ने सीधी भाषा को जोड़ा। सीधी सी बात है, 21वां संविधान संशोधन और 1967 देखने को मिला जिसमें हम लोगों ने सीधी भाषा को जोड़ा, जो 15वीं भाषा शामिल हुई। इसमें बाद में हम लोगों ने आप सभी के 71वें संविधान संशोधन और 1992 में हम लोगों ने नमक भाषा को जोड़ा। नमक का मतलब होगा न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी भाषा को हम लोगों ने जोड़ा। फिर इसके बाद में आप सभी का हम लोगों को जो देखने को मिलेगा आप सभी का 51वां संविधान संशोधन 2003, जिसके तहत हम लोगों ने बीडीएमएस भाषा को जोड़ा। ठीक है, तो ये हमने हमारे संविधान में लिख देता हूं, आप टेंशन ना लीजिएगा। तो कौन कौन सी भाषा को जोड़ा था हम लोगों ने, आप लोग देखेंगे कि हम सभी ने आप सभी के 21वां संविधान संशोधन किया और आप सभी का 21वां संविधान संशोधन 1967 में हम लोगों ने सीधी भाषा को जोड़ा। इसके बाद हम सभी ने संविधान में ये आपका 71वां संविधान संशोधन किया और 1992 में हम लोगों ने नमक भाषा को जोड़ा। नमक भाषा का मतलब होता है न से नेपाली को हम लोग काउंटेबल करते हैं, म से हम लोग देखेंगे मणिपुरी, म से मणिपुरी भाषा को हम लोग देखेंगे और क से हम लोग कोंकणी भाषा, कौन सी भाषा को देखेंगे? कोंकणी भाषा को हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम सभी के पास में आप सभी का याद होना चाहिए, आप सभी को 51 वाला संविधान संशोधन 2003 में हमें देखने को मिला था। तो बीडीएमएस भाषा को जोड़ा हम लोगों ने। ब से बोडो, ठीक है। डी से हम लोग देखेंगे डोंगरी भाषा, कौन सी भाषा? डोंगरी भाषा। एम से मैथिली भाषा को देखेंगे हम लोग। इसके बाद ए से संथाली भाषा, कौन सी भाषा? संथाली भाषा यानी संथाल। इन भाषाओं को हम लोगों ने जोड़ा था। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। वर्तमान में कितनी है? तो 22 हमारे पास में वर्तमान में भाषा शामिल है। वर्तमान में कितनी अगर पूछेगा, वर्तमान में 22 भाषाएं हमारे इसमें शामिल है यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 7 की चर्चा करेंगे, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 1656 को पूरा हुआ था, पूरा होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अभी ये जो बाबरी मस्जिद हम लोग देखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि बाबरी मस्जिद केवल यहीं पर है, नहीं। जो दिल्ली की बाबरी मस्जिद होगी उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अकबर के द्वारा किया गया।
वहीं पर बदायूं की जो बदायूं में हमें एक बाबरी मस्जिद देखने को मिलेगी यूपी में, जिसका निर्माण या आपका जो गुलाम वंश का एक शासक था जिसका नाम था ऐबक, उसके, और जो आपका ऐबक का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। हमें देखना पड़ेगा कि लाहौर में जहांगीर के द्वारा, काबुल में बाबर के द्वारा किया गया। तो हर जगह पर हम लोग देखेंगे कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया, लेकिन मुख्यतः जो बाबरी मस्जिद फेमस है वो आप लोगों की कहाँ की फेमस है, तो हमें दिल्ली की फेमस होती हुई देखने को मिलेगी। ये दिल्ली की है, ठीक है। और बाबरी मस्जिद एक हमें एक जो बाबरी मस्जिद है हम लोगों को अयोध्या में देखने को मिलेगी, जहां पर वर्तमान में राम मंदिर को बनाया गया है। ऐसा कहा जाता था मीर बाकी बाबर का प्रिय व्यक्ति हुआ करता था, और मीर बाकी की याद में ही बाबर ने क्या किया था, 1528 और 1529 के समय काल में मीर बाकी की याद में ही बाबर ने अयोध्या की जो फैजाबाद उस समय जिले का नाम हुआ करता था, वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। और वहीं पे 90 के दशक में कार सेवकों ने उसको समाप्त किया था, और पांच सुप्रीम कोर्ट के न्याय जो लोगों की जजों ने फैसला सुनाया गया कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी वहां पर राम मंदिर हुआ करता था, और राम मंदिर बनने का फैसला लिया गया, ठीक है। चलिएगा बढ़ेंगे आगे, और क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 8वें नंबर पर। 16 नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय रिएक्टर हैं, तो कितने रिएक्टर हमें देखने को मिलेंगे, 22 हमें रिएक्टर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चर्चा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हम लोगों से सवाल पूछा है, तो हम लोग देखेंगे 1 अप्रैल और 1935 में, 1 अप्रैल और 1935 को भारत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। कौन से एक्ट से इसकी स्थापना किया था, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को एक आरबीआई जो आरबीआई जो एक्ट आप लोगों को 1934 देखने को मिलेगा। तो 1934 जो आपका आरबीआई एक्ट था, लेकिन उसके बाद में 1 अप्रैल आप सभी के 1935 में हमें आरबीआई की स्थापना देखने को मिलेगी। इसके साथ में कब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो जो आपके आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हम लोगों को देखने को मिला था वो कब देखने को मिला, 1949 को हमें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिला था, ठीक है। ये हमें यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा, अप्रैल 1935 जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो, एक हमारे पास होता है बैंक दर, तो बैंक दर हम लोग समझते हैं कि बैंक दर का मतलब क्या होगा, तो बैंक दर वो दर होगी जहां पर एक जो केंद्रीय बैंक होगी, तो केंद्रीय बैंक के द्वारा जितने भी वाणिज्य बैंकों को जो लोन दिया जाएगा उस दर को हम लोग बैंक दर बोलेंगे। और एक रेपो रेट होता है, तो रेपो रेट पर भी आरबीआई एक परिपक्वता, एक लिमिट टाइम पीरियड के लिए क्या देती है, सभी बैंकों को लोन देती है, तो उसे हम लोग रेपो रेट हम लोग बोलते हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और यदि बैंकों के पास जो वाणिज्य बैंक है मार्केट में, यदि सभी वाणिज्य बैंकों के पास यदि प्रतिभूति, यदि उनके पास में पैसा ज्यादा इकट्ठा हो गया, और वो सभी वाणिज्य बैंक, देखो बहुत कम ऐसी वाणिज्य बैंक जो चाहती है कि आरबीआई के पास वो अपनी धनराशि जमा करे, क्योंकि वो जितना मार्केट में फैलाएंगे उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जो वाणिज्य बैंक को, जितनी भी वाणिज्य बैंक है, तो वाणिज्य बैंक भी आरबीआई के पास वो पैसा जमा करती है, और उस पे आरबीआई इनको इंटरेस्ट देती है, ठीक है। तो उसे रिजर्व रेपो रेट हम लोग बोलते हैं। रिजर्व रेपो रेट में क्या होता है, जितनी भी वाणिज्य बैंक होती हैं, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो इस प्रकार की जितनी भी बैंक होती है, ये सारी बैंक क्या, इसका फोन आ गया यार, इतनी भयंकर तरीके से रिंगटोन बज रही, बजने दो। तो मैं आप लोगों में माफी चाहूंगा आप सभी से। वाणिज्य हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आप, बंद हो गया, मैं सॉरी, मैं आप लोगों को ये बोल रहा था
कि जो रिजर्व रेपो रेट क्या होती है। तो रिजर्व रेपो रेट के माध्यम से जितने भी वाणिज्य बैंक है, तो वाणिज्य बैंक आरबीआई के पास जो पैसा जमा करती है उसे हम लोग रिजर्व रेपो रेट बोलते हैं। बैंक दर होगी तो केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को लोन दिया जाता है, लेकिन एक लिमिट टाइम पीरियड की जो लोन दिया जाता है परिपक्वता के आधार पर, हम लोग उसे रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इस समझ में आ रहा है तो हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना देखने को मिलेगा? आप सभी जानेंगे कितना लिंगानुपात हमें जो देखने को मिलेगा। तो 943 कितना देखने को मिलेगा? 943 देखने को मिलेगा भारत में लिंगानुपात, यानी टोटल 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाओं की संख्या ही भारत में लिंगानुपात को दर्शाती है। हम लोग देखेंगे सर्वाधिक हमें लिंगानुपात हमारे बिहार का देखने को मिलेगा और सबसे कम 879 हम लोगों को हरियाणा का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हरियाणा का सबसे कम हमें लिंगानुपात देखने को मिलेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखने को मिलेगा वो कहाँ का? बिहार का देखने को मिलेगा। इसमें हम बात करेंगे शिशु लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात कितना देखने को मिलेगा। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो बाल लिंगानुपात देखने को मिला था वो 919 देखने को मिलेगा। तो 919 बाल लिंगानुपात हुआ। 943 हमें कौन सा लिंगानुपात देखने को मिलेगा? तो 943 हमें पूरे भारतवर्ष का यहाँ पर देखने को मिला था। चलेगा, इसी के साथ बढ़ेंगे सवाल नंबर 11 की तरफ। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा को निरंतर या आपके इस्तेमाल करने के लिए किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? हम लोग देखेंगे राजभाषा आयोग, भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 से लगाकर आर्टिकल 351 तक भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख है सर। और राजभाषा के उल्लेख में हम सभी देखेंगे क्या अंग्रेजी सुप्रीम कोर्ट है हमारे भारत जैसे देश में जहां पर हिंदी भाषी है। 9 भारत के ऐसे स्टेट है जहां की मूल भाषा हिंदी है। हम सब खड़ी भाषा जो बोलने वाले हमारे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आप देखोगे अक्सर हमें हिंदी भाषा में नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा में देखने को मिलती है। और यह अंग्रेजी भाषा कब से लागू किया था हमने? 1965 सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सुनाता था वो भी अंग्रेजी भाषा में सुनाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट से और इस सरकार से मांग करूंगा कि फैसला तो एटलीस्ट हिंदी में सुनवाई करो, लेकिन हिंदी में सुनो, हमें तो कुछ समझ में आए। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं भाई। तो सरकार से अनुरोध है कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ये जो बताइएगा कौन से आर्टिकल के तहत हिंदी भाषा को हम लोग प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे सवाल का राइट आंसर होगा 1965। हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैंने पहले ही कहा है मैं किसी बात को लिखूंगा नहीं आज की क्लास में। बिल्कुल आप जो आपको डाउट आ रहे हैं वो आप बिल्कुल लिख सकते हैं जो कमेंट बॉक्स में कि कौन सा वाला सवाल आप लोगों को समझ में नहीं आया। आप बोलेंगे वो सवाल वीडियो बनाकर फिर यूट्यूब पे हम लोग डाल देंगे। ठीक है, अब मैं बिल्कुल ये सोच रहा था कि लाइव क्लास ली जाए क्योंकि लाइव क्लास में पढ़ाने का एक थोड़ा अलग ही रुतबा और मजा होता है, लेकिन उतनी सुविधाएं हमारे पास, मूलभूत सुविधाएं नहीं, इतनी सुविधाएं हमारे पास में है। यदि हम लोग करेंगे तो व्यवस्था हमारे पास नहीं हो पाएगी। तो कहने का मतलब है कि लाइट कभी भी जा सकती है। अभी हम लोग क्लास रहने जैसे आपकी यादव सर ने कल क्लास लिया था 15 सवाल, फिर उनकी लाइट चलेगी, फिर क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लाइव नहीं पढ़ा पा रहे। ठीक है, अभी कुछ 1-2 महीने और आप हमसे रिकॉर्डेड क्लासों को पढ़िए, उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे लाइव आप सभी को पढ़ा पाए। ठीक है, भारतीय आपका अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत में गौम्य आपका अंतरदेशीय जल मार्गों की कुल लगभग कितनी है? तो कितनी देखने को मिलेगी? 14,500 देखने को मिलेगी। ये डाटा है 2022 के अनुसार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हमें देखने को मिलेगा टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी? आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है तो हम लोग देखेंगे इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर का काम होता है। यानी ए होगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है हमारा देखने को मिलेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा इनमें से किसी 9 डाउट्स अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था एनी जेली, जेम्स विलियमसन, चेतन भगत और संदीप महेश्वरी जी को। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया था?
ठीक है, ये किसे सम्मानित किया गया था? नाइट आर्ट्स अवार्ड 2019 का है ये। दो नाइट आर्ट्स अवार्ड क्या होता है कि जो वर्तमान कुछ दशक में जितने भी प्रमुख घटनाएं उन पर लेख लिखना, उन पर पुस्तक लिखना और उसको समाज को जो बताना कि उसका दुष्परिणाम क्या रहा, उसका फायदा क्या रहा, उसका नुकसान क्या रहा होगा, किताबों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से, न्यूज़पेपरों के माध्यम से सभी लोगों तक उस घटना के को सही रही या गलत वो घटना रही उसके बारे में लोगों को समझाना, यही हम लोगों को यहाँ पे नाइट डॉट्स अवार्ड 2 का मीनिंग देखने को मिलेगा। और 2019 में किसे मिला था? ये एनी जेदी को मिला था। किसको मिला था? एनी जेदी को यहाँ पर मिला था। 15वां सवाल हमें देखने को मिलेगा, सांभर झील कहाँ है? आप सभी जानेंगे सांभर झील, डिडवाना झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, पुष्कर झील। ठीक है, ये सांभर झील, ये सभी झीलें हमें कहाँ देखने को मिलेगी? आप सभी देखेंगे ये झीलें हमें राजस्थान में देखने को मिलेगी, उसी राजस्थान की पावन धरा पर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए सवाल नंबर 16 की तरफ चलेंगे और सवाल नंबर 16 है वर्णात्मक, आपके इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी, ये गांधी इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, ये जो बुक है, ये दोनों जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए, आप यहाँ पर आपके अरुंधति राय देके रखा है, रूपा बाजवा, रामचंद्र गुहा या मालवी रात। याद करो, रेलवे की एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप लोग एसएससी की एग्जाम देने जा रहे हो, जो सबसे ज्यादा दो राइटर की बुक पूछी जाती है तो आपके अरुंधति राय और रामचंद्र गुहा, और ये जो पुस्तक है ये भी रामचंद्र गुहा साहब की बुक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूटन के प्रथम नियम को अन्य नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाएगा? हम लोग देखेंगे कि अगर जड़ की यदि बल की परिभाषा तो न्यूटन के पहले नियम में है, जड़त्व की परिभाषा तो न्यूटन के पहले नियम में है। ऑप्शन नंबर डी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे सवाल का राइट आंसर। मैंने पहले ही कहा है मैं आज कुछ नहीं लिखूंगा बोर्ड पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद जो दरवाजा अकबर द्वारा विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था, यानी अकबर के द्वारा कब और कहां पर आक्रमण किया था, उस अभियान को जीता गया और फिर अकबर ने 1572 फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। तो उस समय जो अकबर के द्वारा इस जलाल और इसी बदरुद्दीन के द्वारा कहां पर आक्रमण किया गया था? तो इसके द्वारा गुजरात का अभियान 1572 में किया गया। और यह 1572 में जब ये गुजरात का अभियान जीतता है तो ये यानी बदरुद्दीन जब अकबर गुजरात पहुंचा तो गुजरात पहुंचते वक्त उसने पहली बार समुद्र को देखा, उसने पहली बार पुर्तगालियों को देखा। लेकिन जब वो आया दिल्ली में और दिल्ली के हमारे यूपी में, और यूपी में जो फतेहपुर सीकरी में रुका और उसी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में उसने भारत का सबसे बड़ा दरवाजा बना डाला। और उसी दरवाजा को हम लोग शायद आज बुलंद दरवाजा के रूप में भी जाना जाता है, वही था अकबर। ठीक है, अकबर, अब ये क्या सही नहीं, ये अलग बात है कि अकबर गलत था या सही था, वो जब आप हमसे इतिहास पढ़ेंगे ऑफलाइन आकर तो आपको पता चलेगा कि अकबर सही था या गलत था। किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग 1 मिनट में सही या गलत हम लोग नहीं बता सकते। जब इतिहास पढ़ो और इतिहास पढ़ने के बाद देखो, जैसे हम लोग कहा जो बोलते हैं कि महाराणा प्रताप महान थे या औरंगजेब महान था, महाराणा प्रताप महान थे या औरंगजेब महान था, कौन महान थे? चलिए बताइए। तो देखो हम लोग देखेंगे कि राजा के अनुसार देखे, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के ऊपर देखे तो औरंगजेब महान था, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। लेकिन व्यक्तिगत रूप से उस नाम के आगे राणा लगाए, महाराणा लगाए, वो व्यक्तिगत रूप से ही महान है, तभी तो उन्हें महाराणा प्रताप कहा गया। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो 1-2 मिनट में आप लोगों को नहीं बतलाई जा सकती और बतानी है, और भारत का इतिहास पढ़ना है तो आइए आप हमारे देवास में। ठीक है, हम आपको पढ़ाते हैं भारत का इतिहास। तो गुजरात है, ये हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहां पर देखने को मिलेगा मेवाड़, यहां पर हमें देखने को मिलेगा मेवाड़। मुगल शासक में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने मेवाड़ को जीता।
मेवाड़ घराना अगर किसी के द्वारा जीता गया तो दिल्ली में एक शासक आया था, इसका नाम था खिलजी वंश। और खिलजी वंश में एक हमें एक शासक देखने को मिला था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र दिल्ली पर बैठा हुआ शासक था जिसने मेवाड़ को जीता था। इसके बाद नहीं लगता कि मेवाड़ को पुण्यतः किसी के द्वारा जीता गया था। ठीक है, ये था मेवाड़। अब भाई मेवाड़ घराने के बारे में क्या बोलते, बात ही अलग है मेवाड़ घराना के बारे में। 2020 के अनुसार वह एकमात्र व्यक्ति कौन था जिन्हें भौतिक के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिले। 2 बार नोबेल पुरस्कार, या एक बार की बहुत बड़ी, 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति जो 2 बार लॉरेंस बेक कहलाए। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। वहीं पर मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो मैडम क्यूरी को। किनको मिला था, मैडम क्यूरी को भी। हाल ही में भी सभी ये सभी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी। मैं आप सभी के लिए प्रयास करूंगा कि आप सभी को जो लिखा दिया जाए, पूछेगा नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सवाल नंबर 20 की तरफ चलेंगे। टेक्सॉल किस पेड़ से निकाला जाता है, तो सूची वृक्ष येल वाला पेड़ से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद में भारत में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया था, तो ये कब, मतलब कितने, ये पहले, अब तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन या आप कमेंट करते 2 लोगों को ये जो करते थे महामहिम राष्ट्रपति, लेकिन अब तो इसका प्रावधान हटा दिया गया। हम लोग देखेंगे हमारे भारतीय संविधान में जब 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसमें ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा गया था 70 सालों तक हम लोग इनको जगह देंगे, लेकिन जब हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो हम लोग संविधान संशोधन करके इनके प्रावधान को हटा दिए, सरकार ने हटा दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर देखेंगे। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की कहां पर स्थापना की गई थी। पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना आप देखेंगे 1608 में सूरत में स्थापना की गई थी। 1611 में भले ही अंग्रेजों ने इसको मसूलीपट्टनम लेके गए थे, मसूलीपट्टनम में इससे स्थापना की थी। और बंगाल में उस समय स्थापना अंग्रेजों के द्वारा अपनी जो पहली फैक्ट्री खोली गई थी, पहली प्रेसिडेंसी खोली गई थी, वो 1658 में वहां पर खोली गई थी। चलिएगा बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक आप सभी जानेंगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। भारत में ऑपरेशन जो फ्लड चला था, तो ऑपरेशन फ्लड भी यदि किसी संबंधित था तो ऑपरेशन फ्लड भी श्वेत क्रांति से। भारत में दूध का उत्पादन नहीं हो रहा, दूध कहाँ ही था भारत में। हम लोग देखेंगे गुजरात शहर में 50,000 गायों को वहां पर इकट्ठा पहली बार किया गया, और जो गायों को इकट्ठा किया गया था उनके दुधारू दूध देने लायक उनको बनाया गया और संपूर्ण भारत में उनका वितरित किया गया। यही कारण है कि संपूर्ण भारत, आज हमारा प्यारा भारत विश्व में दूध उत्पादन की श्रेणी में पहले पायदान पर खड़ा है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन 1970 के दशक की बात है। हम लोग देखेंगे एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और इन्हें 2024 में भारत में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 24 में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्व शिक्षा शहर घोषित किया गया था, यानी श्रेणी में 10 लाख की श्रेणी में, जिसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। आप समझे इंदौर जो है वो एक महानगर है, हमारे ही मध्य प्रदेश में आर्थिक कैपिटल कहा जाने वाला इंदौर एक महानगर है। कोई अगर महानगर होता है तो उसमें 10 लाख की जनसंख्या होती है, तो उसमें हमारा इंदौर यहां पर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की या आपका अनुशंसा करता है, तो ये CACP करता है। ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा। हम लोग देखेंगे भारत में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान कब लेकर आए थे, भारत सरकार लेकर आई थी, तो हम लोग देखेंगे भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी। और भारत में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हमें देखने को मिली थी 1965 में, पहली बार 1965 में ही भारत में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान लेकर आए थे। वर्तमान सरकार 23 प्रकार की फसलों पर वास्तविक रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान देती है। नाबार्ड हम लोग देखें, नाबार्ड क्या है, नाबार्ड शिवरामन समिति की सिफारिश पर 24 जुलाई 1982 को भारत में नाबार्ड बैंक की स्थापना किया गया था। 1 जनवरी और आपके 2015 को भारत में नीति आयोग की स्थापना किया गया, जो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना किया गया था।
योजना आयोग का जो जनक माना जा सकता है हम लोग कहेंगे पीसी चंद्र प्रसाद प्रशांत चंद्र महालोबिस पीसी महालोबिस के द्वारा कहा जाता है। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हम लोग देखेंगे 1965 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना भारत में की जाती है। संसद द्वारा निःशुल्क और या आपके अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये किस वर्ष पारित किया गया था? 2009 में इसको यहाँ पर पारित किया गया था। आप सभी को याद होना चाहिए। एक मिनट चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये हमें ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान जब डीपीएसपी हम लोग पढ़ते हैं, नीति निर्देशक जो तत्व पढ़ते हैं भाग 4 के संविधान के, और भाग 4 के संविधान में हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 45 को, जहां पर 6 से 14 साल वाले बच्चे को निःशुल्क शिक्षा सहायता है। लेकिन जब हमें लगा ये जरूरी है तो हमने इसको फंडामेंटल राइट्स बना दिया। तो हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का सब आर्टिकल ए के अंदर हम लोगों ने जोड़ा, और 84 वाला संविधान संशोधन 2002 का हम लोगों ने प्रावधान किया, जिसके तहत हम लोगों ने क्या किया, स्पष्ट रूप से हम लोगों ने शिक्षा का जो राइट्स है वो बच्चों को दिया। लेकिन ये अधिनियम कब लागू हो गया था? 2009 में हम लोगों ने इसको लागू किया था। ठीक है, और बच्चों को और भी पारंगित बनाने के लिए हम लोगों ने एटलीस्ट गवर्नमेंट जितने भी स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल है, उनके तहत हम लोगों ने मिड डे मील योजना यानी मध्याह्न भोजन योजना की हम लोगों ने शुरुआत की। भारत में मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत भारत में 1995 में की थी। मेरे अनुसार कहा सकता है उस समय जिसकी भी सरकार रही हो, देवगौड़ा साहब की लगभग सरकार रही थी, क्या कार्य किया होगा भारत में मिड डे मील योजना को की शुरुआत। वो गरीब बच्चे जो घर पे पौष्टिक खाना नहीं खा पाते, शायद उस पौष्टिक आहार के लिए तो स्कूल आए होंगे, और स्कूल आए होंगे तो शायद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की होगी। क्या तरीका था भारत सरकार के द्वारा शिक्षा को देने का तरीका? खाने के माध्यम से हम शिक्षा दे रहे हैं, बताइए। बहुत ही बढ़िया निर्णय था। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी स्मृति दर्शन जीएसडीएस का ये गठन का प्रावधान हम लोगों ने कब किया था? तो इनके या आपकी स्मृति समिति इनके विचारों को समझने के लिए सितंबर 1984 में हम लोगों ने ये संस्था लेकर आए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की कमी हुई और भारत में प्रोजेक्ट का संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हम लोगों ने की। इससे पहले गिर योजना चली थी, जो गिर यानी गुजरात में रह रहे शेरों को बचाने के लिए 1972 में। हाथी संरक्षण योजना 1992 में हम लोगों ने प्रावधान किया था। ठीक है, तो 1973 में हम लोग देखेंगे भारत में। ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 29, नवंबर 2020 के अनुसार भारत की नवीनतम उच्चतम हाईकोर्ट कहां पर है? तो वर्तमान में बनी, आप सभी जानेंगे, आपका अमरावती जो यहाँ पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, कहा जाता नहीं मतलब है ही है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? आप सभी जानेंगे 16 अप्रैल और 1853 डेक्कन क्वीन वो थी बेड, और 34 किलोमीटर चली थी। भारत में उस समय जो वाइसराय हुआ करता था, जो गवर्नर हुआ करता, लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था, उसी के समय भारत में रेलवे का विकास हुआ, और हम लोगों ने 53 में इसको प्रारंभ कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 31 के देखें, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किसके बीच में चली थी? तो पहली तो हमारी दिल्ली और वाराणसी के बीच में चली थी, और सेकंड कहां पे चली थी? नई दिल्ली टू कटरा हम लोग लेके गए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 32 की तरफ चलेंगे। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून हिंदू पुनर्विवाह एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो हम लोग देखेंगे कि रिवोल्ट इन 1857 1857 की क्रांति हुई थी। कुछ तो ऐसे महान व्यक्ति हैं जो पढ़ा देते हैं, लेकिन 1857 की क्रांति की गाय की चर्बी थी, हिंदू मुस्लिम नहीं ले सकते हैं। गाय पूजनीय, हिंदुओं के लिए हराम है, उनके लिए सुअर का मांस जो गाय जो कारतूस बनाया जाता था, जिसके कारण रिवोल्ट इन 1857 हुआ। 1857 नहीं भाई, ऐसा कहाँ है?
सामाजिक राजनीतिक आर्थिक कितने प्रकार के थे? सामाजिक कारण था, हिंदू पुनर्विवाह एक्ट ये लोग लेकर आए थे 1856 में, शायद ये भी एक प्रमुख कारण था। राजनीतिक रूप में भी कारण था कि व्यक्तिगत थ्योरी हड़प का सिद्धांत आप लोग लेकर आए थे। सतारा को आपने सबसे पहले हड़पा था, अवध को बाद में छोड़ भी दिया था। 1803 में इन लोगों ने पूरी तरीके से अवध क्षेत्र पर पूरी तरीके से अवध पर कब्जा कर लिया था ब्रिटिश क्राउन ने। हम लोग देखेंगे तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक प्रमुख कारणों से 1857 की क्रांति हुई थी। क्या उससे पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह नहीं हुए थे? बिल्कुल हुए थे, लेकिन केवल गाय की चर्बी बताना और इसको जोड़ देना 1857 की क्रांति स्टार्ट हो गई, इससे कारण ये तो कुछ प्रमुख कारण नहीं था। ठीक है, देखेंगे 1856 हमें देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 33 हमें GS8031 क्या है? तो हम लोग देखेंगे दूरसंचार हमें उपग्रह हमें यहां पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 ब्लूटूथ के आविष्कार का क्या नाम? मैंने पहले भी कहा था, कितने रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। फिर से आया कि किसने ब्लूटूथ, तो 1994 में जॉब हार्टमन आया था, इसी ने तो ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। अब जानेंगे। सवाल नंबर 35 देखने को मिलेगा, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हम सभी देखें ग्रेट निकोबार पर हमारा इंदिरा पॉइंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। और अगला सवाल आप सभी के लिए ये भी मैं बता देता हूं कि चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथेनाइक अम्ल हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और अगला सवाल आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे इस सवाल का जवाब देना है। और माफी चाहूंगा सभी सवालों को, केवल हम लोगों ने उनका एक्सप्लेनेशन बोला है, लिखा कुछ नहीं है। मैं डेली लिखता हूँ, आप मेरी क्लासों को देखिए, आपको लगता है कि टीचर ने नहीं पढ़ाया और नहीं लिखा, केवल बोला है, तो पिछली क्लासों को जाइए और देखिए मैंने क्या खूब लिखा है उनमें। अब सोचेंगे कहाँ से कितना डाटा ये टीचर लेकर आएगा और कितना पढ़ाएगा। उस पढ़ाने के दौर में मैं पूछना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 36, सुशील कुमार ने किस खेल के लिए ओलंपिक पदक जीता था? कौन से खेल के लिए इनको ओलंपिक पदक जीता गया था? 4 ऑप्शन आप सभी को यहाँ पर दिए गए हैं। मैं चाहूंगा दुलारो छोटे या बड़े भाई आप इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे। हम लोग मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। विश्वास दिलाता हूँ कि नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें पूरा कंटिन्यूसली मैं आप लोगों को बोर्ड पर ही लिखूंगा। चलिएगा, ये पेपर का सॉल्यूशन था जिसमें 40 सवाल थे। तो वो जो क्वेश्चन है वो टाइप में वो बहुत ही सरल प्रश्न थे, इसलिए उनको नहीं लिया हम लोगों ने। 36 क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर 40 क्वेश्चन जो CBT 1 होगा उसमें 40 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, और जो CBT 2 होगा उसमें 50 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे GS के साइड से। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और धन्यवाद के साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। चलिएगा, जय हिंद।